देखो, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जैसे हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते थे कक्षा 10 में, ऐसे संधारित्रों का संयोजन है। लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ताकि दिमाग में जो क्लियर डाउट आते हैं वो क्लियर हो जाए। बोलो, संधारित्रों का संयोजन हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन माने होता है जोड़ना। संधारित्रों संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के संधारित्रों को हम जोड़ सकते हैं आपस में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, सब लिखवाएंगे। पहले लिखो नंबर 1, किसकी डेफिनेशन क्या होता है, ये तो पूछ रही हो। विद्युत परिपथ में संधारित्रों को आपस में जोड़ने के लिए आपस में जोड़ना होता है। कभी कभी क्या होता है कि परिपथ में एक से अधिक संधारित्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनको आपस में जोड़ के, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ करके, ठीक है, और एक जितने संधारित्र की जरूरत होती है उसकी धारिता के बराबर धारिता का संधारित्र बनाया जाता है। समझ रहे हो? तो उसको आपस में जोड़ना ही इसका संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब हम ये समझ गए संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। हमारा मेन पॉइंट है कि ये कितने प्रकार का होता है और जो दोनों प्रकार हैं उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके लिए हमको फार्मूला भी जनरेट करना है। तो पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाली घड़ी। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं। कैसे? पहले वाले संधारित्र में जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है उसको हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। समझ रहे हो? और फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे जितने चाहे उतने संधारित्र आपस में जोड़ते चले जाते। इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सही बात समझ में? तब भाई काम करते हैं, पहले हम डायग्राम बना देते हैं, फिर उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। मैं डायग्राम श्रेणी क्रम संयोजन में चलो कम से कम हम 3 संधारित्र ले लेते हैं। एक संधारित्र ये हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र। बताओ संधारित्र ऐसे तो बनता है? क्यों ज्योति? ऐसे तो संधारित्र बनता है। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, और ये निगेटिव प्लेट। ठीक है, और ये वाला हम लिख दिए ए पॉइंट। और इसी तरीके से ये इसकी धारिता है T1। बोलो, और एक तीन संधारित्र हम दे रहे हैं। दूसरा संधारित्र हमने ऐसे, एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसकी धारिता है T2। और इस दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये वाली दूसरी प्लेट है ना, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे ऐसे। इसी क्रम में हमको जितने संधारित्र जोड़ने होंगे सारे के सारे जोड़ते चले जाएंगे। मान लो अगर 4 है तो हम यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, चौथे वाले को कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ जोड़ेंगे। उसकी दूसरी पहली प्लेट को इसके दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे। तो मिनिमम हमने 3 यहाँ लिया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो, जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले वाले संधारित्र, ये पहला संधारित्र है ना, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, यही तो दूसरी प्लेट है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। देखो, जुड़ा है नहीं जुड़ा है?
फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। यही बात हमको लिखना है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आ गया? सीधे सीधे सिंपल सी चीज है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी क्रम में हम आगे और भी संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब इस वाले पॉइंट को हमने ए कहा, इस वाले पॉइंट को हमने बी कहा, और इसके बीच में बैटरी लगा देंगे। ये मैंने एक बैटरी लगा दी, एक सेल लगा दिया यहाँ पे, इसके अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, इसका वोल्टेज है 20। अब जो मैंने ये बातें बोली है ना, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, इसको लिखना पड़ेगा ना, तो यहां से लिखे ना, देखो इस संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, सॉरी दूसरी प्लेट को ना, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ता है। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ता है। पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते, पहली प्लेट से जोड़ते हैं। ठीक, और फिर लिखना ना इस प्रकार आगे सभी संधारित्रों को जोड़ते जाते, तो इस प्रकार जो संयोजन बना ना, यही है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम। और इसमें जो पहला संधारित्र है, इसका जो पहला वाला बिंदु ए है ना, ये, और आखिरी वाला संधारित्र का सबसे आखिरी वाला प्लेट जो बी है, इन दोनों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी लगी हुई है। वैसे बैटरी में तो कई सेल होते हैं, तो हमने कई सेल बना लिए। चलो ठीक, ये बैटरी लगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका जो वोल्टेज है ये है V। ठीक है, अब तुम लोग बहुत ध्यान से समझना, हम बारीकी से इसके बारे में बात करेंगे। जब हम यहाँ पे बैटरी V वोल्ट के लगाएंगे ना, तो यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो होके इधर जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो इधर आएंगे। बोलो, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए, और इलेक्ट्रॉन के बहने के उल्टी दिशा में धारा बहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है। धारा के बहने की दिशा क्या होगी? ये होगी, यहाँ से धारा बहेगी। आई बात समझ में? तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से चलो मान लो माइनस क्यू आवेश बाहर निकला, माइनस क्यू आवेश, यहाँ से माइनस क्यू आवेश बाहर निकला, तो बताओ इस वाली प्लेट के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? प्लस क्यू आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? माइनस क्यू आवेश लेकर के बाहर निकले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं? कितना कमी हुई? जितना माइनस क्यू बाहर निकला है, उतना पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया,
और जब जितना आवेश इस प्लेट के ऊपर आएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर प्रेशर के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? प्रेशर के कारण इस वाली प्लेट के ऊपर, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके जस्ट सामने वाली प्लेट ही तो रखी है। तो मैंने धारिता के सिद्धांत में पढ़ाया था सर, संधारित्र के सिद्धांत में, कि ये जो प्लेट है ना, ये अनावेशित होती है, इससे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन जैसे सामने वाली प्लेट आवेशित हो जाते हैं, तो प्रेशर के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ सरक जाते हैं, है ना। तो जितना आवेश इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस तरह से जितना आवेश निकला है इसके अंदर से, उतना ही पॉजिटिव चार्ज पहले इस वाली प्लेट के ऊपर आएगा। समझ रहे हो? और प्रेशर के कारण उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से आए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे ना, तो मान लिया माइनस क्यों आवेश लेकर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, यानी कि इसके ऊपर फिर पॉजिटिव प्लस का आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? अब प्रेशर की वजह से इस प्लेट के ऊपर भी माइनस का क्यों आ गया? बोलो। अच्छा, जितना आवेश यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगा बैटरी में, उसी समय उसी क्षण उतना ही आवेश यहाँ से बाहर निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यहाँ से प्लस क्यों आवेश इसके अंदर गया उसके बाद निकला, दोनों काम साथ में होता है। जितना आवेश यहाँ से प्रवेश करेगा, उतना ही आवेश यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो माइनस क्यों आवेश अगर यहाँ से प्रवेश किया, तो यहाँ से कितना निकलेगा? माइनस क्यों ही तो बाहर निकलेगा। माइनस क्यों आवेश बाहर निकला, और ये इस वाले ऊपर आ गया, इस वाले प्लेट के ऊपर माइनस क्यों आ गया? बोलो। अब इसके ऊपर माइनस क्यों है, तो प्लेट के इसके ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? प्लस का पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार अगर हम देखें आलिया, तो जितनी भी संधारित्र है यहाँ पे लिखे बनाए हुए हैं, इनके ऊपर जो आवेश का मान है वो क्यों क्यों ही है नहीं है? सेम है कि नहीं है? आवेश सेम है कि नहीं बताओ? है ना, आवेश सेम है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव कितना होगा जरा देखो। देखो देखो यहाँ पे इस बैटरी का जो विभव है, देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, बड़ा वाला डंडा, इसका विभव होता है धनात्मक, और छोटा वाला डंडा निगेटिव टर्मिनल, इसका विभव होता है ऋणात्मक। आई बात समझ में? तो अगर इसका विभव +6 ले ले और इसका विभव -6 ले ले, तो बताओ विभवांतर कितना होगा? बताओ। 0 नहीं होगा। विभवांतर V बराबर होता है VA माइनस VB, यही तो होता है विभव में अंतर, यही तो होता है। तो इसमें हम जो ये वाला मान होगा, ये वाला पहले रखेंगे, 6 माइनस ये वाला, और फिर माइनस ये वाला, है ना। तो V बराबर आएगा 6 + 6, V बराबर 12 वोल्ट का विभवांतर आएगा यहाँ पे, यानी बैटरी है 12 वोल्ट की है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल +6 वोल्ट है, निगेटिव टर्मिनल -6 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। हमारे घर में बैटरी है, हमारे घर में 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो +6 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल -6 वोल्ट है। अब तभी दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट आता है, तभी हम कहते हैं विभवांतर 12 वोल्ट। टर्मिनल डिफरेंस है वो बैटरी का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 6 प्लस का है, ये माइनस का है। अब यहाँ पे वायर लगा हुआ है, तो ये वायर जो है ये सुचालक है ना, तो इसलिए अगर ये +6 वोल्ट है, तो बताओ इस वाले पॉइंट का विभव कितना होगा? ये +6 है तो ये कितना होगा? +6 ही तो होगा, बताओ। +6 होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक सुचालक पदार्थ लगा हुआ है, कोई प्रतिरोध थोड़े लगा हुआ है, एक तार लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये +6 है तो ये कितना होगा? -6 होगा कि नहीं होगा? यानी कि A और B के बीच वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना बैटरी का, उतना ही वोल्टेज रहेगा, उतना ही विभवांतर रहेगा जो बैटरी का A और B के बीच। लेकिन यहाँ पे बताओ जरा कितना पॉइंट है? जैसे यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे कितना होगा? -6 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे +6 है तो यहाँ -6 होगा। बोलो, यहाँ पे तो वोल्टेज घट जाएगा ना, और फिर यहाँ पे भी तो -6 होगा, यहाँ पे -6 हो। इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर या +6 है तो यहाँ -6 होगा। या ये कह लो कि अगर यहाँ पर विभव V1 है तो यहाँ पे V2 होगा, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ पर विभव इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच का पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो यहाँ पर विभव पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, प्लस भी होगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे विभव माइनस में होगा। ऐसा समझ सकते हो कि नहीं? ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे प्लस भी होगा, यहाँ पे माइनस भी होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें
तो इधर का विभव ज्यादा है, इधर का विभव कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का विभवांतर कुछ ना कुछ होगा जरूर, होगा कि नहीं होगा। तो उस विभवांतर को हम लिख देंगे V1। क्या लिख देंगे? V1। इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है V1। इसी तरीके से इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 होगा, क्योंकि विभवांतर तो उत्पन्न ही हो रहा है, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस है। तो कुछ इधर जब बढ़ेगा धीरे धीरे विभवांतर घट रहा है ना, घट रहा है। इसका मतलब दोनों बिंदुओं के बीच कुछ विभवांतर है, बराबर नहीं है दोनों प्लेटों के बीच का विभव। बराबर होता तो V बराबर 0 होता। तो इनके के बीच का विभवांतर V2 हो गया। इनके बीच का विभवांतर कितना होगा बताओ? V3 हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना संधारित्रों को, तो उनके बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा, है ना। बैटरी का विभवांतर तो V है, बैटरी का V है, लेकिन यही V जब संधारित्रों में गया तो ये स्प्लिट कर गया, बट गया। V1 V2 V3 में बट गया, तो बट गया, बट गया। हाँ। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है? हमको इसकी तुल्य धारता निकालनी है। तुल्य धारता का मतलब क्या होता है? तुल्य धारता का मतलब होता है कि हम कोई एक ऐसी संधारित्र के बारे में देखें, जैसे हम एक परिपथ में एक ऐसा संधारित्र हो, सिंगल संधारित्र हो, ऐसा सिंगल, इस तरीके का, इस तरीके का संधारित्र हो, और इसका कुछ मान्य धारिता कुछ है वो नहीं पता, और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी है, जितना वोल्टेज बैटरी इसमें लगी उतने वोल्ट की बैटरी इसमें भी लगी, बराबर पूरे वोल्ट की लगी हुई, और जितना करंट इस परिपथ में प्रवाहित हो उतना ही करंट इस परिपथ में भी प्रवाहित हो रहा है। तो फिर बताओ कि इसकी धारिता के बराबर इसमें कितने वो लगेंगे, कैपेसिटर लगेंगे। या अगर इन कैपेसिटर को, इन संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कितने धारिता के बराबर होगा। तो ये मतलब इसके बराबर में ये मान आ जाए, समझ गए। इसकी धारिता के बराबर में ये धारिता होनी चाहिए। तो हम इसको कितने जोड़ दें आपस में, इनकी धारिताओं को हम कितना जोड़े कि इसके बराबर में आ जाए। तुल्य धारिता ये हो गई ना, बोलो। इसका वोल्टेज बराबर है, इसमें जितनी धारा बह उतनी धारा इसमें भी बढ़ाने के लिए हम कितने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े कि उसकी धारिता इसके बराबर हो जाए। तुल्य धारिता का मतलब होता है तुलना करना, किससे? तुल्य मतलब किसी के बराबर ही करना, समझ रहे हो कि नहीं। तो इन तीन संधारित्रों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनका जो टोटल धारिता होगी वो किसी एक सिंगल वाले कितनी धारिता के बराबर होगा, ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर इसकी धारिता को C ले ले, इसके ऊपर आवेश को Q ले ले, तो बताओ फार्मूला क्या होता है? बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है? Q अपान V होगा कि नहीं होगा? इसकी धारिता यही दोनों, C बराबर Q अपान V होगा, बोलो। तो यहां से अगर हम V का मान निकालें तो V बराबर कितना होगा? V बराबर क्या होगा? Q अपान C होगा। V बराबर Q अपान। अब इसी तरीके से इसकी धारिता अगर हम निकालें, C1 की धारिता निकालें इसकी, तो इसी तरीके से तो इसके बीच विभवांतर कितना है? V1 है ना। तो V1 बराबर क्या होगा बताओ? Q अपान C1 होगा, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है? Q है ना। और फिर V2 का अगर हम मान निकालें तो बताओ कितना होगा? Q अपान V2 होगा। और V3 का मान निकाले तो इसके विभवांतर निकाले तो Q अपान C3 होगा, बोलो। और ये वोल्टेज जो है ना, ये वाला V, ये वाला V, ये V1 V2 V3 के बराबर ही तो जोड़ के यही वोल्टेज जाके तो बढ़ गया है। तो V बराबर कितना होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब अगर हम V1 V2 V3 के मान यहाँ से रख दें, है ना, यहाँ तो V का पता ही मान इसके लिए है, तो यहाँ से अगर हम V का मान रखें तो क्या आएगा? Q अपान C आएगा। ये वाला उठा के रखा मैंने मान, बराबर Q अपान C1 लिखा हुआ है V1 की जगह पर, तो Q अपान C1 यहाँ लिख सकते हैं, Q अपान C1 लिख दिया। प्लस V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q अपान C2 प्लस V3 की जगह Q अपान C3। ये जो मान है ना, ये इस वाली धारिता के लिए है, ये जो मान मैंने जोड़े हैं ये तीनों के लिए। मतलब हम जो धारिता अगर बराबर करनी हो तो कितने संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े, सही बात समझ में। तो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? Q अपान C बराबर इसमें Q कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब इसमें Q और Q देखो आमने सामने है ना, तो ये कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3।
तो कहने का मतलब है कि अगर हमको इसके बराबर धारिता लानी है, हमारे पास कुछ कंडेंसर है, कुछ हमारे पास कैपेसिटर्स है, और उनको आपस में जोड़ करके इसके बराबर धारिता बनानी है, इसके बराबर, सिंगल वाले के बराबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तीनों को इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा श्रेणी, तीनों की धारिता T1 T2 T3 है, तो श्रेणी क्रम में हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इन सभी धारिताओं का व्युत्क्रम इसकी धारिता के बराबर, व्युत्क्रम के बराबर होगा। T1 T2 T3 की धारिताएं ही तो है इनकी, इनका व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम में तो लिखा हुआ है 1/C1, मतलब है C1 का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, C2 का व्युत्क्रम, C3 का व्युत्क्रम लिखा हुआ है, यानी रेसिप्रोकल। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी संधारित्र होते हैं, उन सभी संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम उसकी तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो बताओ, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी संधारित्र होते हैं, उन सभी संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम का योग उसकी तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आई बात समझ? ये फार्मूला लगता है जब हमको तुल्य धारिता इसकी निकालनी है तब। ठीक है, तो इस बात को यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम के का योगफल उसके तुल्य धारिता, तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आई बात समझ में? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बताओ, ज्योति, जानवी, समझ में आ गया? तो ये फार्मूला याद रखिए। अब हेडिंग बनाओ। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, करंट का फ्लो होगा किधर से? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट बहेगा, ऐसे यहाँ से बहेगा इधर, और इधर से वापस से आ जाके इसमें चला जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि करंट इधर की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में करंट बहता है, इसलिए बहने वाले करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहने वाले करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। समझ गए? और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, वो पढ़ाएंगे तुमको लास्ट चैप्टर में। और ये करंट, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे देखो कोई, यहाँ पे तो कुछ जुड़ा नहीं है, यहाँ पे तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो ये करंट बह कैसे रहा है? ये भी एक क्वेश्चन वो हो सकता है, यहाँ पे करंट क्यों बह रहा है? जैसे अगर कोई तार है और तार में बीच में कट हो जाए तो करंट थोड़ा बहेगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, और परिपथ टूट जाएगा तो करंट नहीं बहेगा। लेकिन यहाँ पे भी तो परिपथ टूटा हुआ है, तो फिर ये करंट कैसे बह रहा है? असल में ये करंट इसलिए बह रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जब तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे तब तक करंट प्रवाहित होता रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद करंट बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज और इस कंडेंसर का वोल्टेज, यानी कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, करंट का फ्लो रुक जाएगा। कैपेसिटर में करंट हमेशा नहीं, कंटिन्यू करंट नहीं प्रवाहित होता रहता है, जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता है तब तक करंट फ्लो होता है, और जब ये चार्ज हो जाता है करंट फ्लो रुक जाता है ऑटोमेटिक। क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, विभवांतर जीरो हो गया, तो धारा प्रवाह रुक गया। विभवांतर जीरो, धारा प्रवाह रुक जाएगा। धारा प्रवाह तब तक होगा जब तक कुछ न कुछ विभवांतर रहेगा। आई बात समझ? तो इसीलिए यहाँ पे करंट प्रवाहित होता है, कब तक? जब तक वोल्टेज बराबर नहीं होता तब तक। ठीक, अब हेडिंग बनाओ नंबर 2।
समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं हमारे पास, सबकी सबके पहले प्लेट को, क्यों, ये है पहला संधारित्र हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र है। इन दोनों की धारिताएं अलग अलग है, इसकी धारिता है C1, इसकी है C2। ठीक, एक और बना दो, कम से कम 3 तो बनाओ ही। ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता है C3। बोलो, आ रहा समझ में? सभी जितने भी संधारित्र हमको समांतर क्रम में जोड़ना है, सबकी पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दो। बोलो, किसी एक बिंदु से जोड़ दो, किसी बिंदु ए से जोड़ दो, चलो ए बिंदु कर दिया मैंने इसको। ठीक, और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़। समझ रहे हो? समझ लो फिर लिख ले। एक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ देना है, दो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देना है। इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर संयोजन। इन दोनों बिंदुओं को हम बैटरी से जोड़ देंगे, अभी तो करंट फ्लो होगा इस तरीके से, ऐसे हम बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक, तो इस बात को हमको लिखना है, तो लिख दे। देखो इसमें इसमें प्रत्येक संधारित्र, एक संधारित्र की पहली प्लेट, पहली प्लेट, पहली प्लेट को ए बिंदु तथा दूसरी प्लेट को, दूसरी प्लेटों को बी बिंदु से जोड़कर बिंदु ए व बी को बैटरी से जोड़ते हैं। बस जोड़ दिया मैंने। अब इसमें देखो, अगर ये बैटरी V वोल्ट की है, इसका वोल्टेज है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका है V वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है, बोलो, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो बताओ जरा, अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज पोटेंशियल वोल्टेज +6 है, बोलो, इसका विभव, और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल का विभव -6 है, तो जरा बताओ इस वाले बिंदु का विभव कितना होगा? +6 ही तो होगा, +6 वोल्ट। बोलो, +6 वोल्ट होगा, होगा, क्योंकि बीच में वायर ही तो है, तो यहाँ प्रतिरोध थोड़े लगा हुआ है ना, कोई यहाँ पे संधारित्र लगा हुआ है जो वोल्टेज को घटा दे, है ना। तो जितना वोल्टेज इसका V है, उतना इतना ही इसका भी होगा, 6। तो इसका अगर 6 तो इसका भी -6 तो होगा कि नहीं होगा? बोलो, आप जरा इस वाले संधारित्र को देखो, इस संधारित्र में इस वाली प्लेट और ए के बीच क्या कोई प्रतिरोध या कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा है, तो वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा। तो इस वाली प्लेट का भी विभव 6 ही तो रहेगा, प्लस का। बोलो जरा। और इसी तरीके से ये देखो संधारित्र की जो ये वाली प्लेट है, इसके और इस बिंदु के बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा, तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी -6 रहेगा। बोलो, सेम सिनारियो इसके साथ भी होगा। बोलो, +6 -6, +6 -6, और यही यहाँ इतना ही वोल्टेज यहाँ भी था। तो अगर इसका वोल्टेज V है, तो इसका भी V होगा, इसका भी होगा, इसका भी V। विभवांतर इसका अगर V है बैटरी का,
तो उतना विभवांतर इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, तीनों का रहेगा, यानी कि विभवांतर बदलेगा नहीं है। श्रेणी क्रम में बदल गया था क्योंकि बीच में संधारित्र आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना होने की वजह से तीनों संधारित्र का जो वोल्टेज है वो वी ही रहेगा, विभवांतर वी ही रहेगा। ऐसे भी वोल्टेज की बात कर ले पहले, हो गई वोल्टेज की बात। बोलो वोल्टेज समझ में आया कि वी क्यों रहेगा, बताओ बोलो। अगर इसका वोल्टेज वी है तो तीनों का वोल्टेज वी रहेगा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से धारा बहेगी, यहाँ से करंट बहेगा, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से करंट आई निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, और यहाँ से करंट इधर तीन रास्तों से विभक्त हो जाएगा। करंट यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा ना, इस तरफ जाएंगे। बोलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप यहाँ से निकला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, और जब इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप अलग अलग तीनों रास्तों पे बट गया, क्योंकि इसके पास तीन रास्ते हैं ना, तो तीनों रास्तों में इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप बट गया, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इधर, तो क्या इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेंगे नहीं ना, बराबर बटेंगे नहीं, क्योंकि धाराएं अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेंगे नहीं। भाई इसकी कैपेसिटी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और, ये आवेश कुछ ज्यादा ग्रहण कर लेता है, ये कुछ कम कर लेता है, ये कुछ और कम कर लेता है, तो जो ज्यादा ग्रहण करेगा उसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, क्यों, और जो कम आवेश को ग्रहण करेगा उसके पास कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो यहाँ पे स्प्लिटेशन होता है, यानी कि जो वितरण होता है अलग अलग ग्रुप में, वो अलग अलग होगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाएंगे, अलग अलग संख्या में जाएंगे, तो बताओ इसके ऊपर आवेश अलग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ इसके ऊपर आवेश अलग है, इसके ऊपर आवेश आएगा प्लस Q1 माइनस Q1, ऐसे तो आएगा। इसके ऊपर आवेश भी तो अलग होगा, इससे डिफरेंट आवेश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग जाएंगे ना, अलग संख्या, इसके ऊपर आएगा प्लस Q2 माइनस Q2, प्लेटों पे जो आवेश आएगा वो अलग अलग आएगा, इसमें भी आवेश अलग होगा, इस पे आवेश चलो मान लेते हैं प्लस Q3 माइनस Q3 आएगा, लेकिन ये आवेश पुनः यहाँ से फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से माइनस Q1 आवेश निकलेगा, माइनस Q2 आवेश निकलेगा, माइनस Q3 आवेश निकलेगा इलेक्ट्रॉनों के रूप में, और यहाँ पे आकर के फिर जुड़ जाएंगे आपस में, फिर वो क्या बनाएंगे, क्यों आवेश बना लेंगे। भाई यहाँ से अगर क्यों आवेश निकला था, समझ रहे, और यहाँ से Q1 Q2 Q3 में बट गया था, लेकिन फिर बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ना Q1 Q2 के, वो आपस में जुड़ करके फिर क्या बना लेंगे, माइनस क्यों आवेश बना लेंगे। आई बात समझ में, बताओ इलेक्ट्रॉन क्यों जो है बट गया Q1 Q2 Q3 में। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा परिपथ बनाते हैं, एक ऐसा परिपथ बनाते हैं जिसमें केवल एक ही कैपेसिटर लगा हो, ऐसे एक कैपेसिटर लगा हो ऐसा, और इस कैपेसिटर में जो बैटरी लगी है वो उतने ही वोल्ट की लगी है जितने वोल्ट की इसमें लगी हुई है, और इसमें जो धारा बह रही है उतनी धारा इसमें भी बह रही है, समझ रहे हो कि नहीं, जितनी धारा इसमें बह रही है उतनी धारा इसमें बह रही है। तो फिर कितने संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़े कि इसकी धारिता और इन तीनों की धारिता, परिपथ में तीनों की धारिता बराबर हो जाए, है ना। अब किस क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े, कैसे जोड़ेंगे, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर धारिता C है तो इसके लिए अगर हम इसमें आवेश यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, यहाँ से अगर आवेश Q निकल रहा है तो बताओ जरा Q बराबर क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला लेंगे C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है, तो यहाँ से अगर हम Q बराबर में निकालते हैं तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा CV। ये बात समझ में आई, ये इसके लिए है ना, बोलो। तो इसी तरीके से अगर हम पहले वाले संधारित्र में Q1 का मान निकालें, पहले वाले संधारित्र में Q1 बराबर निकाले तो क्या निकलेगा बात, यहाँ पे CV लिखा हुआ है तो यहाँ पे C1V होगा, क्योंकि वोल्टेज तो तीनों के बराबर है ना, तो यहाँ हो जाएगा C1V। बोलो इसी तरीके से दूसरे वाले संधारित्र पर आवेश निकालें, जैसे यहाँ आवेश निकला हुआ है तो क्या निकलेगा Q2C2V, ये तो होगा, और तथा Q3 के अगर हम निकालें तो Q3 बराबर क्या होगा C3V, यही तो होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब हमको पता है कि यहाँ से जो आवेश निकल रहा है वो क्यों है, क्यों ही तो निकल रहा है, तभी तो Q1 Q2 Q3 में बट रहा है, फिर यहाँ से क्यों वापस आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं टोटल आवेश जो है वो क्यों है, जो आगे स्प्लिट हो रहे हैं Q1 Q2 और Q3 में, ये तो। अब इसमें हम मान रख देंगे Q का मान ये देखो लिखा हुआ है CV, लिख दे CV यहाँ पे, बराबर Q1 का मान ये देखो लिखा हुआ है C1V प्लस Q2 का मान C2V,
प्लस Q3 का मान C3 भी, बोलो। अब इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो CV बराबर P कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब B से भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब इस वाले परिपथ में जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे, तो समांतर क्रम में लगे, उनका कुल प्रतिरोध जो होगा वो इस वाले प्रतिरोध के बराबर, इस कुल धारिता जो होगी वो इसकी धारिता के बराबर होगी, इस धारिता के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ, उनका जो टोटल योग होगा वो इस वाली धारिता के योग के बराबर होगा। डायरेक्ट हमको जोड़ना है C1 C2 C3, इनकी सबकी धारिताओं का योग इस तुल्य धारिता के बराबर होगा, इस वाली धारिता के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया तुम्हारे पास 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र था, पंखे में लगा था, समझ गए। अब वो 10 माइक्रोफेरेड संधारित्र खराब हो गया, खराब हो गया। अब मार्केट में कहीं भी 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र नहीं मिल रहा है। अब हमको पंखा चलाना है, 2 के मिल रहे हैं, 5 के मिल रहे हैं, 3 के मिल रहे हैं, 10 का नहीं मिल रहा है। पंखा चलाना और 10 का ही लगेगा तभी पंखा चलेगा, तो क्या करोगे, तो उसी 10 माइक्रोफेरेड के बराबर में यानी कि तुल्यता में 3 कम से कम संधारित्र लाओगे, और तीनों को कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे, और तीनों के मान कौन कौन से होने चाहिए, अगर एक का 5 है तो एक का 3 होगा और एक का 2 होगा, ऐसे तो। और तीनों को किस क्रम में जोड़ोगे, क्यों जोड़ रहे हो समांतर क्रम में, क्योंकि तुमको क्या बनाना है, टोटल 10 माइक्रोफेरेड बनाना है। यानी कि तुम किससे तुलना कर रहे हो, वही वाले से तुलना कर लो जो मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो तुलना की जा रही है इसी को कह रहे हैं तुल्य प्रतिरोध, सॉरी तुल्य धारिता, यही है तुल्य धारिता। ये इसके लिए इस्तेमाल किया, एक सिंगल कैपेसिटर के लिए जब इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत सारे कैपेसिटर जब लगते हैं, तो बहुत सारे कैपेसिटर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेंगे, तो उनका जो टोटल कैपेसिटर होगा वो इस सिंगल कैपेसिटर के बराबर होगा, इसके कैपेसिटर के बराबर। आई बात समझ। तो समांतर क्रम में हम जब कोई संधारित्र जोड़ते हैं तो सभी संधारित्रों का धारिताओं का योग है ना, उसके तुल्य धारिता के बराबर होता है। ये बात हमको यहाँ लिखना है, लिख दें। अतः समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं का योग का योग उसकी उसके तुल्य उसके तुल्य धारिता के उसके तुल्य धारिता के बराबर होता है। समझ में आया, तुल्य धारिता के बराबर। सबको सीधे सीधे जोड़ दो, C1 C2 C3, 4 है तो C4 तक ले जाओगे, 5 है तो C5 तक ले जाओगे, अगर समांतर में जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 अगर है, अगर ये घटा दे ये वाला, तो 2 ही तो बचेंगे, तो C बराबर C1 प्लस C2, बस C2 तक रह जाएगा। क्यों, ज्योति समझ में आया। चलो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो पूछना जरूर।